हम लोगों ने प्लांट ब्रीडिंग में कल बायो फोर्टिफिकेशन की बात की थी और बायो फोर्टिफिकेशन में हमने आपको बताया था बेटा कि बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि वो क्रॉप प्लांट्स जिनसे हमें कम से कम न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं उन क्रॉप प्लांट को ऐसे बना दिया जाए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन ये सब मिल सकें। तो बायो फोर्टिफिकेशन करने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि हमने बात की थी कि जो लोग कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादातर अपनी डाइट को बैलेंस नहीं रख पाते हैं। डाइट को बैलेंस ना रखने का मतलब ये है कि भाई वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि भाई वो डेली अपना फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खरीद के खा पाएँ, तो उनके अंदर किसी न किसी चीज़ की कमी हो सकती है। कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी हो सकती है, जैसे जिंक है, कैल्शियम है, इन सब चीज़ों की कमी हो सकती है, प्रोटीन की कमी हो सकती है या विटामिन की कमी हो सकती है। तो बच्चे जो है वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो हमें ये बात की, तो इस तरीके से ऐसी फसल को उगाया जाए जिसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्वांटिटी मिल जाए। मल्टीविटामिन्स हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें वो खाना यानी कि वो क्रॉप को खाने से मिल जाए। जैसे हमने पीले चावल की बात की थी ना, गोल्डन राइस की बात की थी। गोल्डन राइस में हमने कहा था बीटा कैरोटीन होता है, ठीक है, बीटा कैरोटीन होता है। तो गोल्डन राइस को उगाया है किसके लिए? बीटा कैरोटीन के लिए उगाया गया, ठीक है। तो हम लोग अब बात आगे बायो फोर्टिफिकेशन के बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे बेटा सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन के बाद हम टिश्यू कल्चर और पढ़ेंगे और फिर ये आपका चैप्टर प्लांट ब्रीडिंग वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग सिंगल सेल प्रोटीन की बात करते हैं बेटा। सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब है कि एक सेल जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन हो। क्योंकि हमें मालूम है बेटा कि जैसे कि हमने बात की थी, कल भी हमने बात की थी कि जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनको प्रोटीन का सोर्स अपने खाने में थोड़ा कम ही मिल पाता है। आप दाल खा लेंगे, बीन्स खा लेंगे, इन सब चीज़ों से आपको प्रोटीन मिल जाएगा। तो ऐसा कोई उपाय सोचा साइंटिस्ट ने कि साइंटिस्ट ने ऐसा कोई उपाय सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसमें कि हमें प्रोटीन्स 5 गुना 6 गुना ज़्यादा मिल जाए हमारी डाइट से प्रोटीन ज़्यादा मिल जाए। जितना प्रोटीन हम अपने डाइट में खाते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोटीन नहीं भी खा रहे हैं, तो अगर हम उनको ले लेंगे, उनको हम खा लेंगे, तो वो 5 गुना 6 गुना ज़्यादा प्रोटीन हमारे अंदर मिल जाएगा। हमें उन चीज़ों से सिंगल सेल प्रोटीन से ज़्यादा प्रोटीन मिल पाएगा, ठीक है। सिंगल सेल प्रोटीन में सबसे अच्छे एग्जाम्पल पहले मैं आपको बता दूं बेटा, स्पाइरुलिना, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पाइरुलिना की टैबलेट मार्केट में आती है बेटा, और स्पाइरुलिना का पाउडर भी आता है। स्पाइरुलिना का पाउडर भी आता है और टैबलेट भी आते हैं, जिसमें कि भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, ठीक है। प्रोटीन की कमी जो हमारे अंदर होती है वो पूरी की जाती है। अब कोई पेशेंट है जिसके अंदर कोई बीमार है, अगर उसके अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है, ज़्यादातर आपने देखा होगा जो कैंसर जिन लोगों को हो जाता है उनकी जब कीमोथेरेपी वगैरह होती है तो उन लोगों में प्रोटीन की कमी हो जाती है बेटा, है ना, क्योंकि सेल्स टूट जाती है ना, रेडिएशंस वगैरह चलते हैं तो सेल टूट जाते हैं। तो प्रोटीन की कमी यानी कि उन सेल में प्रोटीन की कमी हो गई, ठीक है, उसकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो गई, तो प्रोटीन की टैबलेट्स दी जाती हैं। उस टाइम में ये स्पाइरुलिना की टैबलेट बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि एक टैबलेट से बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन हमारे अंदर पहुँच जाएगा, ठीक है। नॉर्मल लाइफ में भी अगर कोई पेशेंट नहीं भी है तो उसको भी स्पाइरुलिना की टैबलेट दी जा सकती है। हम नॉर्मल भी स्पाइरुलिना खा सकते हैं, स्पाइरुलिना की टैबलेट खा सकते हैं। हमें मालूम है ये स्पाइरुलिना क्या है, एक साइनोबैक्टीरिया है, एक एल्गी है। आपको मालूम है ना, यूनिसेल्युलर एल्गी है स्पाइरुलिना। आप लोगों ने बेटा पढ़ा होगा ना, प्लांट किंगडम में पढ़ा है ना आपने, क्लोरेला और स्पाइरुलिना पढ़ा है ना आपने, क्लोरेला और स्पाइरुलिना। आपने तब वहाँ पर प्लांट किंगडम में ये भी पढ़ा होगा कि जो स्पेस में जाते हैं जो लोग स्पेस में जाते हैं वो अपने साथ स्पाइरुलिना को लेके जाते हैं। क्यों? एज अ सोर्स ऑफ फूड, भोजन का एक साधन उनके पास यही होता है। वहाँ पर स्पेस में कोई जा रहा है तो उनके पास भोजन खाना कहाँ से आएगा, तो भोजन में एकमात्र साधन उनके पास ये स्पाइरुलिना होता है, क्योंकि इस स्पाइरुलिना में
से इसकी एक सेल को ऐसे ट्रीट किया गया, इसकी एक सेल को ऐसे ट्रीट किया गया कि इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन मिल रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। अब सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब ये नहीं है कि ये केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिंगल सेल प्रोटीन है तो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म से ही मिलेगा, ये मल्टी सेलुलर से भी मिलता है, मल्टी सेलुलर से भी प्राप्त होता है। जैसे कि ये फंजाई से मिलता है। फंजाई में मैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको इसका बता दूँ, मशरूम। मशरूम बहुत लोग खाते हैं और मशरूम में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और ये इनको उगाने के लिए बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं चाहिए होती है। आसपास घरों में कहीं कोई घर खाली होता है, छोटा सा कहीं जगह, छोटी सी कोई जगह भी होती है, वहाँ पर मशरूम की खेती की जा सकती है, मशरूम को उगाया जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें पैसा भी नहीं लगता है और क्योंकि फंजाई में देखिए फंजाई को लोग खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो फंजाई से, बैक्टीरिया से भी यूनिसेलुलर प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो सिंगल सेल प्रोटीन क्या है? सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब है एक ऐसी सेल जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन प्रेजेंट हो। और सिंगल सेल प्रोटीन लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिंगल सेल प्रोटीन केवल यूनिसेलुलर से ही मिलता है, मल्टी सेलुलर से भी बनाया जा रहा है सिंगल सेल प्रोटीन को, जैसे कि फंजाई से बनाया जा रहा है। ठीक है, बैक्टीरिया से भी बनाया जा रहा है, साइनोबैक्टीरिया, एल्गी से भी बनाया जा रहा है। एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया तीनों से ही, एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया तीनों से ही सिंगल सेल प्रोटीन को बनाया जा रहा है। ठीक है, तीनों से ही बेटा सिंगल सेल प्रोटीन को बनाया जा रहा है। हम अगर बात करें बेटा, ठीक है, तो सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब ये है, सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब कि ऐसी सेल जिसके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन हो, उस सेल को ऐसे ट्रीट किया गया, उस सेल को ऐसा बनाया गया कि उसके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन आ गया और उसको खाने से प्रोटीन की कमी पूरी हो जाती है। हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, हम अपनी डाइट में सिंगल सेल प्रोटीन को शामिल कर सकते हैं जिससे कि बॉडी में प्रोटीन की कमी नहीं होगी। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि भाई खाना तो सभी लोग खाते हैं, ठीक है, लेकिन इन खाने में अगर प्रोटीन नहीं है तो उसके लिए कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन हमें मिल पाए। तो टैबलेट खा लीजिए आप इस कारण में कि आपके अंदर कमी पूरी हो जाएगी और वो एल्गी से भी बनी है तो कोई नुकसान भी नहीं करेगी। ठीक है, हम लोग बात करते हैं कि कल हमने जैसे थोड़ी सी बात की थी बेटा इस बारे में कि जो लोग वेजिटेरियन हैं उन लोगों को अगर कोई बीमारी होती है तो उनको अंडा खाने के लिए कहा जाता है, उनको मीट खाने के लिए कहा जाता है। तो लोग इस तरीके से प्रोटीन की डाइट को प्राप्त करने के लिए नॉन वेज की तरफ बढ़ रहे हैं, नॉन वेज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यानी जो कि वेजिटेरियन थे वो भी अब नॉन वेज खाना शुरू कर रहे हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि भाई प्रोटीन की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर, प्रोटीन का सोर्स जो है वो मीट है, अंडा है, तो उसको खाना चाहिए। लेकिन अगर हम एक बात सोचें, साइंटिस्ट ने एक बात सोची तभी ये सिंगल सेल प्रोटीन को बनाया गया। जब ये देखा गया कि लोग जो हैं वेजिटेरियन लोग जो हैं वो नॉन वेज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, नॉन वेज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं मतलब वेजिटेरियन लोग भी नॉन वेज खाना शुरू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए। लेकिन अगर ऐसा देखा जाए तो हमने कल बात की थी कि नॉन वेज होता है यानी कि जैसे कि हम बात कर लेते हैं मीट की, कल हमने बात की थी थोड़ी सी, चिकन जो लोग खाते हैं है ना, ये मीट या चिकन किसी न किसी हर्बीवोरस एनिमल से भी मिल रहा है। हर्बीवोरस एनिमल यानी शाकाहारी जंतु, शाकाहारी जो जंतु होते हैं हर्बीवोरस एनिमल उन्हीं से मिल रहा है। ठीक है, तो ये हर्बीवोरस एनिमल क्या खाता होगा? कोई तो कोई अनाज खाता होगा। एक अप्रॉक्सीमेट वो लगाया गया है, एक अप्रॉक्स वो लगाया गया है, अंदाज़ा लगाया गया है कि
अगर 1 किलोग्राम मीट हमें किसी से मिल रहा है, किसी एनिमल से हमें 1 किलोग्राम मीट मिल रहा है, तो जिस एनिमल का ये मीट है वो एनिमल लगभग 3 से 10 किलोग्राम अनाज खाता होगा। एक किलोग्राम मीट मिल रहा है जिस एनिमल से, वो एनिमल 3 से 10 किलोग्राम अनाज खाएगा। और वैसे भी हमारे देश की 25% पॉपुलेशन, पहले से ही हमारे देश की 25% पॉपुलेशन जो है वो गरीबी की रेखा के नीचे है, यानी कि वो वहाँ भूखमरी है। 25% पॉपुलेशन, तो सोचिए इतना अनाज उनको खिलाया जाएगा एनिमल्स को, कितना अनाज अगर गरीबों को दे दिया जाए तो उनकी भूख शांत होगी। तो इस तरीके से साइंटिस्ट ने सोचा कि कुछ ऐसा उपाय सोचा जाए कि लोग मीट की तरफ कम जाएं, क्योंकि इतना अनाज खाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई सिंगल सेल प्रोटीन को बनाया जाए। किससे बनाया जाए सिंगल सेल प्रोटीन को? बैक्टीरिया से बनाया गया, फंजाई से बनाया गया, एल्गी से बनाया गया, ठीक है, इनसे बनाया गया। और इसमें भरपूर मात्रा में, एक सेल के अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन था। सिंगल सेल प्रोटीन में भरपूर मात्रा में प्रोटीन था जो इनसे बनाया गया था। कोई अनाज का खर्चा नहीं हुआ, ठीक है। अब बात को सुन लीजिए, और बहुत ही आसान है सिंगल सेल प्रोटीन को बनाना, यानी कि इन सभी चीज़ों को ग्रो करना। इन सब चीज़ों को ग्रो किया जाता है तभी तो सिंगल सेल प्रोटीन बनेगा। एक अंदाज़ा अगर लगाया जाए तो अगर एक 250 किलो की गाय है, अगर ये 250 ग्राम की गाय एक दिन में 200 ग्राम प्रोटीन देती है, 200 ग्राम प्रोटीन देती है पर डे। एक दिन में 250 ग्राम प्रोटीन देती है गाय से 250 किलो की गाय है, 250 किलो की गाय है, जो कि पर डे एक दिन में 200 ग्राम प्रोटीन हमें उस गाय से मिलता है। किससे? गाय के दूध से। आप सोचिए, गाय के दूध से हमें एक दिन में गाय जितना भी दूध देती है उस दूध से हमें कितना प्रोटीन मिल रहा है? 200 ग्राम। लेकिन सिंगल सेल प्रोटीन जो है, ये सिंगल सेल प्रोटीन पर डे, ये सिंगल सेल प्रोटीन जो है बेटा, ये पर डे हमें 25 टन, ये सिंगल सेल प्रोटीन हमें 25 टन प्रोटीन देता है, यानी कि 250 किलोग्राम। 250 किलोग्राम अगर हम बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं तो हमें उससे 25 टन पर डे प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। 25, इससे गाय 250 किलोग्राम की है, 200 ग्राम प्रोटीन मिल रहा पर डे, जबकि 250 किलोग्राम अगर हम बायोमास के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया की ग्रोथ कर लेंगे तो हमें 25 टन प्रोटीन मिल जाएगा पर डे। तो देखिए सिंगल सेल प्रोटीन के फ़ायदे कितने हैं, सिंगल सेल प्रोटीन के बेटा फ़ायदे कितने हैं, ठीक है। चलिए 250 किलोग्राम नहीं है, 250 ग्राम से ही मिल जाता है। एक मिथाइलोफिलस बैक्टीरिया होता है, अभी हम बात करेंगे मिथाइलोफिलस बैक्टीरिया होता है, उस मिथाइलोफिलस बैक्टीरिया 250 ग्राम बैक्टीरिया से हमें 25 टन पर डे प्रोटीन मिल जाता है। तो सिंगल सेल प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जिससे हमारी प्रोटीन की कमी पूरी हो सकती है, ठीक है। अब ज़रा एनसीईआरटी को थोड़ा पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 176 पर है बेटा सिंगल सेल प्रोटीन, पेज नंबर 176। Conventional agriculture production of cereal, pulses, vegetable, fruits, etc. may not be able to meet demand of food at the rate of which human and population increases. जितने तेज़ी से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है
उतनी तेज़ी से कन्वेंशनल ब्रीडिंग कौन से, नॉर्मल जो हम लोग ब्रीडिंग पढ़ रहे थे अभी तक, ये सिलेक्शन करो, हाइब्रिडाइजेशन करो, तो नॉर्मल ब्रीडिंग से इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए फूड नहीं मिल सकता है। ठीक है, द शिफ्ट फ्रॉम ग्रेन टू मीट डाइट्स ऑल्सो क्रिएट मोर डिमांड फॉर सीरियल एज इट टेक्स 3 to 10 kg of grain to produce 1 kilogram of meat by animal farming। लोग वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। एक तो पहले ही जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, फूड पूरी भोजन जो क्रॉप्स हैं, फसल है, पूरी मात्रा में फूड उत्पन्न भी नहीं हो पा रहा है इतने लोगों के। ऊपर से अगर जो लोग मीट खाना शुरू कर रहे हैं तो मीट खा रहे हैं तो उसके लिए ज़्यादा वो पाउल्ट्री फार्मिंग बनाए जा रहे हैं, है ना, जो मीट इंडस्ट्री बनाई जा रही हैं, वहाँ पर मीट इंडस्ट्री के लिए एनिमल को पाला जा रहा है। पालने के लिए वो क्या कर रहे हैं, कितना अनाज खिला रहे हैं उनको, अनाज उधर भी जा रहा है, इतना ज़्यादा वेस्ट हो रहा है अनाज जो मीट के लिए बनाया जा रहा है, मीट इंडस्ट्री में चला जा रहा है। ठीक है, तो यही बात है कि एक अनुमान लगाया जाए तो 3 से 10 किलोग्राम ग्रेन, 3 से 10 किलोग्राम अनाज खा जाता है अगर 1 किलो मीट अगर हमें किसी एनिमल से मिल रहा है तो। कैन यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ योर नॉलेज ऑफ फूड चेन। बेटा ये कह रहे हैं कैन यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ योर नॉलेज ऑफ फूड चेन। फूड चेन अभी हम लोग पढ़ेंगे, वैसे आपने पहले पढ़ा होगा 10% वाला लॉ, 10% लॉ के अकॉर्डिंगली हम लोग ये वाली बात कर रहे हैं। 10% आगे की लेवल में जाता है। अभी हम लोग जब फूड चेन पढ़ेंगे बेटा इकोसिस्टम में, तब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये किस तरीके से बताया जा रहा है। एक एनिमल जब दूसरे एनिमल को खाता है तो जो एक एनिमल का दूसरे एनिमल के अंदर 10% एनर्जी जाती है। कितने परसेंट जाती है, 10% एनर्जी ही जाएगी। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर ये बात करें, आगे हम लोग करेंगे इसके बाद। मोर देन 25% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन। हमारे यहाँ की 25% पॉपुलेशन पहले ही भूखमरी फैली हुई है उसमें, और मेल न्यूट्रिशन से, कुपोषण से पीड़ित है। वन ऑफ द अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन सिंगल सेल प्रोटीन। एक बहुत ही अच्छा उपाय है सिंगल सेल प्रोटीन का। माइक्रोब्स आर बीइंग ग्रोन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल एज अ सोर्स ऑफ फूड प्रोटीन, गुड प्रोटीन्स। माइक्रोब्स को उगाया जाता है इंडस्ट्रियल स्केल पर, बहुत ही ज़्यादा संख्या में माइक्रोब्स को उगाया जाता है बेटा। ठीक है, देखिए बेटा सिंगल सेल प्रोटीन हम लोग ने कहा कि सिंगल सेल प्रोटीन कौन कौन से माइक्रोब्स उगाया जाता है, फंजाई से उगाया जाएगा, हमने बात की थी साइनोबैक्टीरिया से, बैक्टीरिया से। फंजाई कौन सी, ईस्ट जिसका नाम है कैंडिडा यूटिलिस, ये साइंटिफिक नेम बेटा। कौन से फंजाई से उगाया जा सकता है इसको, फ्यूजेरियम, ग्रामिनेरियम से, मशरूम, इन सब में ये सब फंजाई है जिनसे कि सिंगल सेल प्रोटीन को बनाया जा रहा है। सेम ऐसे ही साइनोबैक्टीरिया, स्पाइरुलिना हमने कहा था बहुत ही आसानी से उगाया जा सकता है क्योंकि स्पाइरुलिना तो एल्गी है, तो एल्गी से हमने कहा कि जैसे कि पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट से निकलने वाले वेस्ट वाटर पर इसको ग्रो किया जा सकता है। पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट का मतलब है कि ऐसी फैक्ट्री जहाँ पर कि आलू की चीज़ें बन रही हैं, आलू के चिप्स बन रहे हैं, आलू की कोई चीज़ें बन रही है, उसमें जो वेस्ट वाटर वहाँ से निकलता है, उस वेस्ट वाटर के अंदर क्या होता है बेटा, स्टार्च होता है। उस वेस्ट वाटर में स्पाइरुलिना को ग्रो किया जा सकता है। एनिमल मैन्योर पर ग्रो किया जा सकता है, खाद पड़ी हुई है वो खाद भी हुई है वहाँ पर स्पाइरुलिना ग्रो किया जा सकता है। सीवेज आप लोग जानते हैं, सीवेज वाटर, सीवर का पानी जो होता है, सीवेज वाटर में स्पाइरुलिना ग्रो किया जा सकता है। इस तरीके से ट्रीट किया जाता है अलग अलग जगह पर सिंगल सेल प्रोटीन के लिए। बैक्टीरिया में अभी हमने बात की थी कि 250 ग्राम बैक्टीरिया जो है 25 टन पर डे प्रोटीन देता है। तो कौन सा बैक्टीरिया है, ये है मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस। मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस बैक्टीरिया है जो 250 ग्राम बैक्टीरिया, 250 ग्राम ये वाला बैक्टीरिया 25 टन प्रोटीन देता है, दे सकता है पर डे। ठीक है, इस तरीके से ये सारे सिंगल सेल प्रोटीन के उदाहरण हैं। ठीक, एनसीईआरटी पढ़िएगा, यही लिखे हुआ है इस एनसीईआरटी के अंदर। अब हम सिंगल सेल प्रोटीन के बाद बेटा, सिंगल सेल प्रोटीन आपको सबको समझ में आ गया। सिंगल सेल प्रोटीन यानी एक सेल के अंदर पूरा भरपूर मात्रा में प्रोटीन है जो हमारी डाइट से 5 से 6 गुना या और ज़्यादा ग्राम प्रोटीन हमारे अंदर हमारी बॉडी को दे सकता है। तो इस तरीके से प्रोटीन डाइट बनाई गई है जिसको हमने कहा सिंगल सेल प्रोटीन। किससे बनाई गई है, फंजाई, बैक्टीरिया और
साइनोबैक्टीरिया यानी कि एलगी से स्पायरोना से। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। कौन सा? टिश्यू कल्चर। बेटा टिश्यू कल्चर जो होता है एक्चुअली एक ऐसा कल्चर, कल्चर का मतलब आप लोग जानते हैं, कल्चर का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया जाए जिसके अंदर प्लांट का कोई पार्ट अगर डाल दिया जाए तो उस प्लांट के पार्ट से बहुत ज़्यादा हमें प्लांट मिल सके। यानी हमने जो भी पार्ट प्लांट का डाला, जैसे कि हम रूट का पार्ट डाल सकते हैं उसमें कल्चर में। सपोज हमने इस तरीके से एक बीकर के अंदर एक पानी लिया, इस बीकर के अंदर हमने वाटर लिया, इस बीकर के हमने अंदर क्या ले लिया? वाटर ले लिया। इस वाटर के अंदर हमने कल्चर बनाया। कल्चर बनाने के लिए क्या करते हैं? इसके अंदर हमें कुछ कार्बन का सोर्स डालना पड़ेगा। इस पानी के अंदर, बीकर के अंदर पानी है और पानी में हमें क्या डालना पड़ेगा? वो सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी है। सीधी सी बात यह है कि हमने एक बीकर में पानी लिया और उस बीकर में या किसी कंटेनर, और बड़े कंटेनर की बात करते हैं, मैं आपको बीकर से समझा रही हूँ, बड़े कंटेनर, क्योंकि लार्ज स्केल पर किया जाता है बेटा टिश्यू कल्चर। तो हमने क्या किया कि इस तरीके से एक बीकर में पानी ले लिया, किसी बड़े कंटेनर में हमने पानी लिया, उस पानी में बहुत सारी चीज़ों को डालना है जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। अब प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी? प्लांट की ग्रोथ के लिए प्लांट हार्मोन्स चाहिए। प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? प्लांट हार्मोन्स चाहिए, ऑक्सिन चाहिए, जिब्रेलिन चाहिए। फिजियोलॉजी पढ़ी है बेटा 11th में, ठीक है ना? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सारे हार्मोन्स चाहिए जो कि प्लांट के रूट, स्टेम और लीफ बनने में हेल्प करते हैं। वो सारे के सारे हार्मोन इस कल्चर के अंदर डाल देने हैं, सारे के सारे न्यूट्रिएंट डाल देने हैं इसके अंदर। कार्बन का सोर्स, एक कार्बन का सोर्स भी डालना है इसके अंदर, कार्बन का सोर्स भी डालना है। कौन सा सोर्स डालना है? सुक्रोज, नहीं तो उसको खाना कहाँ से मिलेगा ग्रोथ करने के लिए? ठीक है, हमें कार्बन का सोर्स एक सुक्रोज भी डालना है। फिर हमने ये कल्चर तैयार कर लिया, इस कल्चर के अंदर ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन सब डाल दिया, इनऑर्गेनिक सॉल्ट डाल दिए, कार्बन का सोर्स सुक्रोज भी डाल दिया। अब हम इसके अंदर, इस बीकर के अंदर प्लांट का छोटा सा एक पार्ट डाल देते हैं जिसको हम लोग एक छोटा सा टिश्यू, क्या कहा हमने? छोटा सा टिश्यू है एक। अब ये प्लांट का छोटा सा पार्ट, प्लांट का कोई भी पार्ट हो सकता है, प्लांट की रूट का पार्ट हो सकता है, स्टेम का हो सकता है, लीफ का हो सकता है, एम्ब्रियो का हो सकता है, एंडोस्पर्म का हो सकता है, बीज के अलावा सब चीज़ों का पार्ट हो सकता है। बीज से तो नॉर्मल बीज से तो प्लांट बनते ही हैं। हम लोगों ने ये तो बड़ा कन्वेंशनल ब्रीडिंग अभी हमने पढ़ी, तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग में हम लोग बीज को ही तो उगा के आगे हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे थे बेटा प्लांट का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बीज की जरूरत नहीं है, यहाँ पर प्लांट का कोई भी टिश्यू यूज़ किया जा सकता है, इस कल्चर में डाला जा सकता है और उस टिश्यू को वो सारी कंडीशन मिलेंगी, वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो कि प्लांट को ज़मीन से मिलते हैं। और ये प्लांट धीरे धीरे करके छोटा सा टिश्यू धीरे धीरे करके ग्रोथ करना शुरू करेगा। हमने एक टिश्यू डाला है, आप ऐसे हज़ारों टिश्यू डालोगे, हज़ारों टिश्यू बड़ा कंटेनर है, उसके अंदर आप हज़ारों टिश्यू छोटे छोटे डाल दीजिए। तो आप ये सोचिए कि एक बार में इतने सारे प्लांट बन जाएंगे। जबकि कन्वेंशनल ब्रीडिंग जो हम लोग बता रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग से, कन्वेंशनल ब्रीडिंग में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। पहले प्लांट सेलेक्ट करिए, फिर उसको हाइब्रिडाइज करवाइए, फिर उनको फल आएगा, फिर उनके बीज आएंगे, बीज को बोएंगे, ठीक है ना। तो उनमें ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादा मात्रा में पौधे, हमें इतनी ज़्यादा मात्रा में पौधे नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये जो टिश्यू कल्चरल प्रोसेस है, इसमें हम लोग एक बार में हज़ारों पौधे बना सकते हैं, एक बार में हज़ारों पौधे बना सकते हैं। इसीलिए इस टिश्यू कल्चर को माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं, ठीक है। टिश्यू कल्चर को माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं क्योंकि टिश्यू कल्चर में हम लोग एक साथ बिना किसी सिंचाई के, बिना ध्यान दिए,
तो आप फसल को उगाएंगे अपने खेतों में, आपको फसल का कितना ध्यान रखना पड़ता है, कब खाद डालनी है, कब क्या करना है, ये सब ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ टिश्यू कल्चर में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ध्यान भी नहीं देना पड़ेगा। छोटे से स्पेस में, छोटी सी जगह में, छोटे से बर्तन में आप हज़ारों पौधों को बना सकते हैं एक साथ। इसीलिए इस टिश्यू कल्चर को माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो, यानी कि छोटे छोटे, प्रोपेगेशन में फिर से उगाना, यानी बहुत सारे पौधे छोटे छोटे उगा देना, माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं। ठीक है, हमने जो टिश्यू यहाँ पर यूज़ किया है, वो टिश्यू, जो भी टिश्यू हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं टिश्यू कल्चर के अंदर, वो टिश्यू लीफ का पार्ट हो सकता है, स्टेम का पार्ट हो सकता है, रूट का भी पार्ट हो सकता है, कोई भी पार्ट होगा हम उसको कहेंगे क्या? एक्स प्लांट। क्या कहेंगे? एक्स प्लांट, यानी प्लांट का कोई भी टिश्यू, प्लांट का कोई भी टिश्यू जो हम लोग कल्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो रूट का पार्ट हो, चाहे स्टेम का हो, चाहे लीफ का हो, चाहे एंडोस्पर्म का हो, हम लोग सबकी बात करेंगे अभी आगे। उसको कहते हैं एक्स प्लांट। ये हमने क्या डाल दिया? एक्स प्लांट। ये हमने क्या डाला इसके अंदर? एक्स प्लांट। ये एक्स प्लांट कुछ भी हो सकता है, रूट, स्टेम, लीफ, किसी का भी पार्ट होता है। जब इस टिश्यू को यहाँ पर डाला जाता है कल्चर के अंदर, मैंने एक दिखाया है, ऐसे हज़ारों डाले जा सकते हैं टिश्यूज़ के अंदर ना। फिर इस टिश्यू ये जो है न्यूट्रिएंट लेना शुरू करता है और ग्रोथ कर देता है, बहुत सारी सेल्स बन जाती है इसमें। डाल तो थोड़ा सा टिश्यू आप सेल्स बन जाती है। सेल्स का समूह, सेल्स का एक समूह बन जाता है, इर्रेगुलर समूह। कैसा? इर्रेगुलर समूह बन जाता है, जिसको कहते हैं कैलस। क्या कहते हैं? कैलस। ये क्या बन गया? कैलस। छोटा सा टिश्यू डाला था, अब उस छोटे से टिश्यू ने सारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लिया, हार्मोन को एब्जॉर्ब कर लिया और अपनी ग्रोथ कर ली। अब एक टिश्यू का एक बड़ा सा टुकड़ा बन चुका है, अनियमित टुकड़ा, इर्रेगुलर टुकड़ा बन चुका है टिश्यू का, जिसको कहते हैं कैलस। अब ये कैलस आगे ग्रोथ करेगा, रूट बनेंगे, इसमें छोटा सा स्टेम निकलेगा, छोटे छोटे लीफ बनेंगे, छोटा सा प्लांट बन जाएगा। इस तरीके से इस कल्चर में बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं और हो गया ये क्या? माइक्रो प्रोपेगेशन, जिसको कहा गया टिश्यू कल्चर। ठीक है, एक बात इसके लिए समझ लीजिए, टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का मतलब क्या है? टोटीपोटेंसी का मतलब है किसी भी सेल के अंदर डिवीजन करने की क्षमता। इस टिश्यू के अंदर, जो हमने यहाँ पर टिश्यू लिया था, इस टिश्यू के अंदर डिवीजन करने की क्षमता होगी तभी तो इसने ग्रोथ कर ली। इस टिश्यू के अंदर डिवीजन, इस टिश्यू की जो सेल्स थे, उन सेल्स के अंदर डिवीजन करने की क्षमता होगी तभी तो इसने ग्रोथ कर ली अपनी। डिवीजन किया, एक सेल, दो सेल, 2 से 4 सेल तो ग्रोथ बना लिया, बड़ा सा, यानी कि कैलस बना लिया। इसने क्या बना लिया? कैलस बना लिया। तो इसी क्षमता को कहते हैं टोटीपोटेंसी। क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी। यानी टोटीपोटेंसी क्या है? सेल के डिवीजन करने की क्षमता। किसी भी सेल के अंदर डिवीजन करने की जो क्षमता होती है उसको कहते हैं टोटीपोटेंसी। उस सेल को कहते हैं टोटीपोटेंट सेल। ठीक है, टोटीपोटेंसी का मतलब है किसी भी सेल के अंदर डिवीजन करने की जो क्षमता होती है उसको कहा जाता है टोटीपोटेंसी सेल। टोटीपोटेंसी क्या कहा जाता है? टोटीपोटेंसी। तो टिश्यू कल्चर में टोटीपोटेंसी जो होता है, ये टोटीपोटेंसी ही होती है सेल के अंदर, तभी तो हमारे पास बहुत सारे प्लांट हम बना सकते हैं। ठीक है, देखिए टिश्यू कल्चर को हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं एनसीईआरटी से, फिर हम लोग कल ये चैप्टर हमारा नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा बेटा। देखिए क्या दिया हुआ है, एज पेज नंबर 177 पर है बेटा, पेज नंबर 177 पर है टिश्यू कल्चर। एज ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स failed to keep pace with demand and to provide sufficient fast and efficient system for crop improvement। यानी ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक जो है वो डिमांड पूरी नहीं कर सकता क्योंकि पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, एनदर टेक्नोलॉजी कॉल्ड टिश्यू कल्चर गॉट डेवलप, इसीलिए टिश्यू कल्चर की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। व्हाट डज टिश्यू कल्चर मीन? टिश्यू कल्चर का मतलब क्या है?
was learned by scientists during 1950 में साइंटिस्ट ने बताया। इसका मतलब कि आखिर टिश्यू कल्चर है क्या, 1950 में ये बताया गया। दैट होल प्लांट्स कुड बी रीजनरेटेड फ्रॉम एक्सप्लांट, दैट इज एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट taken out and grow in a test tube under sterile conditions in special nutrient media। 1950 में साइंटिस्ट ने बताया कि टिश्यू कल्चर आखिर है क्या। उन्होंने बताया कि एक एक्सप्लांट होता है। क्या होता है? साइंटिस्ट ने बताया है एक्सप्लांट होता है, जो कि प्लांट का कोई भी पार्ट हो सकता है। उसको हम लोग स्टेराइल मीडियम में, स्टेराइल मीडियम यानी स्टेराइल समझते हैं जहाँ पर और किसी चीज़ की ग्रोथ ना हो, कोई माइक्रोब्स ना हो, नहीं तो और कोई माइक्रोब इस पर ग्रो कर जाएंगे इस कल्चर में। स्टेराइल मीडियम में हम लोग न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करके प्लांट को बना सकते हैं, जिसको कहा गया क्या? टिश्यू कल्चर। ठीक है, जो आगे अब हम लोग टिश्यू कल्चर